नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो किसी एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारत की कहानी कहती है। ये वो दस्तावेज है जो 140 करोड़ लोगों के आज और आने वाले कल की दिशा तय करता है। तो चलिए आज इसी महान दस्तावेज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी एक किताब है जो इतने सारे धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश को एक साथ जोड़कर रखती है। जी नहीं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये है हमारे देश का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट, भारत का संविधान। और एक मजेदार बात पता है, ये सिर्फ कोई आम दस्तावेज नहीं है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी गहराई से हर पहलू पर सोचा गया होगा। अब इसकी कहानी में 2 तारीखें बहुत बहुत खास है। पहली है 26 नवंबर 1949, जिस दिन इसे संविधान सभा ने अपनाया था, और फिर आई 26 जनवरी 1950, जिस दिन ये पूरे देश में लागू हुआ। और हाँ, बिल्कुल सही, इसी दिन को तो हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस किताब की नींव क्या है, वो कौन सी बड़ी और मजबूत बातें हैं जो इसे देश का आधार बनाती हैं। इन 5 चीजों को हम संविधान का दिल कह सकते हैं। सॉवरन मतलब भारत अपने फैसले खुद लेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं। डेमोक्रेटिक मतलब सरकार को यहाँ के नागरिक चुनेंगे। फेडरल सिस्टम जो केंद्र और राज्यों के बीच पावर का सही संतुलन बनाता है। और फिर जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जिनकी रक्षा हमारी आजाद न्यायपालिका करती है। तो ये तो हुई बुनियादी बातें, लेकिन इतना बड़ा देश असल में चलता कैसे है? ये संविधान, सरकार का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसे तय करता है? चलिए देखते हैं। हमारे सिस्टम का डिजाइन बहुत ही दिलचस्प है। एक पैरेलल यानी समानांतर ढांचा है, जैसा केंद्र में है जहां राष्ट्रपति हैं और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लगभग वैसा ही ढांचा राज्यों में भी है। वहां राज्यपाल हैं और विधानसभा या विधान परिषद है। सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस ढांचे को मजबूती से चलाने की चाबी है शक्तियों का बंटवारा। इसके लिए 3 सूचियां या 3 लिस्ट बनाई गईं। पहली यूनियन लिस्ट, जिसमें रक्षा और विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। दूसरी स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय विषय हैं। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें शिक्षा और जंगल जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यही वो संतुलन है जो इतने बड़े देश को एक साथ लेकर चलता है। अच्छा, सरकार की बात हो गई, उसके काम करने के तरीके को समझ लिया, पर इस पूरी तस्वीर में आम नागरिक कहाँ है? तो अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो सीधे तौर पर हम सबसे जुड़ा है, हमारे अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो बुनियादी हक हैं जिनकी गारंटी संविधान हर नागरिक को देता है। और ये इतने मजबूत हैं कि इन्हें कोई सरकार भी नहीं छीन सकती। ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है और अदालतें इनकी पहरेदार हैं। ये अधिकार कई तरह के हैं, जैसे समानता का अधिकार यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बोलने की आज़ादी शामिल है। शोषण के खिलाफ अधिकार, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। और अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का अधिकार। ये सब मिलकर हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने की गारंटी देते हैं। अगर इसकी गहराई देखनी है ना, तो अनुच्छेद 21 को देखिए। ये कहता है जीवन का अधिकार। लेकिन अदालतों ने समय के साथ इसका मतलब समझाया है कि ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि सम्मान, स्वास्थ्य और अच्छे पर्यावरण के साथ जीना है। यही बात दिखाती है कि हमारा संविधान कितना प्रगतिशील है। तो एक तरफ है नागरिकों के अधिकार, जो उनकी ढाल हैं, और दूसरी तरफ हैं ये निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन्हें हम सरकार के लिए एक रोड मैप कह सकते हैं। ये वो लक्ष्य हैं, वो दिशा निर्देश हैं जिन पर चलकर सरकार को एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। और ये लक्ष्य क्या है? ये वो सपने हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने देखे थे, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, सभी को काम के मौके मिले, गांवों में पंचायतों को मजबूती दी जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। ये वो वादे हैं जिन्हें सच करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखी गई ये किताब आज के आधुनिक जमाने में इतनी जरूरी क्यों है?
क्यों इसे एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है? आखिर क्या बात है इस संविधान में? क्यों ये सिर्फ एक कानून की मोटी किताब बनकर किसी अलमारी में बंद नहीं हो गया? वो इसलिए क्योंकि यही वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र, कानून के राज और सामाजिक न्याय की पूरी इमारत टिकी है। इसके बिना एक निष्पक्ष और व्यवस्थित समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। असल में ये एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाता है। एक तरफ है नागरिक के अधिकार तो दूसरी तरफ है राज्य के कर्तव्य। ये पक्का करता है कि किसी की व्यक्तिगत आज़ादी भी न छिने और पूरे समाज का भला भी हो सके। तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा विचार है। एक ऐसा विचार जो हमारे देश के साथ साथ बड़ा होता है और समय की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। और शायद यही वो वजह है जो इसे आज भी हमारे राष्ट्र की आत्मा बनाए हुए है।